अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी और मतीउल्लाह जान की तरफ से आप सब नाज़रीन को ईद मुबारक। मुझे यकीन है कि आज का ईद का दिन भी आपका बहुत ज़बरदस्त गुज़रा होगा और बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानी दी गई होगी। और शायद ये ईद कुर्बान सिर्फ़ जानवरों की कुर्बानी का नाम नहीं है, और बहुत सारी उन ख्वाहिशात की कुर्बानी का भी नाम है कि जो कोई भी इंसान अपने दिल में रखता है, मगर दूसरों के लिए, दूसरों की खातिर उन ख्वाहिशात को कुर्बान करता है। तो ये कुर्बानी और इसार का जज्बा जो है, ये सिर्फ़ गोश्त वाली ईद का दिन उसका नाम नहीं है। हम आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने सोचा कि आज हम सहाफ़ियों से ही गुफ्तगू करें, और सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू ना करें जो हम सारा साल करते रहते हैं। और सहाफ़ियों से हम ये जानने की कोशिश करें कि सारा साल जो दूसरों की ख़बरें बनाने वाले ये लोग हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली और अपनी ईद जो है वो किस तरीके से ये गुजारते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईद का दिन तो एक दिन होता है साल में, ख़ास तौर पे बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, तो जो बाकी इनकी ज़िंदगी है, बाकी दिन जो हैं वो सहाफ़ियों के लिए कितने मुश्किल या आसान होते हैं। ये कहानी का वो पहलू है जो कभी कैमरे के सामने उस तरह नहीं आ पाता और ख़बरों की शायद सुर्खियों में आपको नहीं मिलता। जिस तरह के जो बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं, जो इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करने वाले हैं, उनके बारे में आप जानते रहते हैं। तो आज जिन दो सहाफ़ियों से हम गुफ्तगू करेंगे उनका तारफ़ कराते चलूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल शकूर ख़ान। बहुत ही खूबसूरत और रंगीन शर्ट पहन के बैठे हैं। पाकिस्तान में इन्होंने तवील अरसा सहाफ़त की है। इस वक्त तुर्की में ये एक बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न चैनल है तुर्की का ही, वहाँ पे ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत नाम है, इफ्तिखार गिलानी, जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से इन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया। और इफ्तिखार गिलानी भी इस वक्त तुर्की में अंकारा में बेस्ड हैं। तो हमने दो ऐसे सहाफ़ियों को आज सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया है जिनका एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और दूसरों ने, जो हमारे साथी इफ्तिखार गिलानी हैं, उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ इंडिया से किया और बड़ी ही इनकी खिदमात हैं। आपको ये बताते चले, इफ्तिखार गिलानी ख़ास तौर पे जो हैं वो इंडिया में तवील अरसा सहाफ़त के दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात भी काटी हैं, और इस वक्त वो तुर्की में मुकीम हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ शकूर साहब आपसे ही करते हैं। कहते हैं पड़ोसी का पहले आँख होता है। तो आप बताएं, आप ख़ुसूसी तौर पे तुर्की से पाकिस्तान आए हैं ईद मनाने के लिए, अपनी फैमिली के भी वापस लेकर आए हैं। पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान से गए क्यों थे? ये वैसे बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये बात है 2016 की अप्रैल की, और उस वक्त जो है मुख्तलिफ, मैं आपके साथ कोर्ट कवर करता था। जी। मुझे अपना आखिरी मुकदमा भी याद है, 31 मार्च को, जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दी गई थी कि आप फिर उन्हें मुल्क जा सकते हैं इलाज के लिए। तो बस उसके बाद मैंने कहा वो भी जा रहे हैं तो अब हम भी चलते हैं। हम भी चलते हैं, क्यों? इससे पहले कि हमारे खिलाफ भी कोई मुकदमा तो उस वक्त थोड़ा सा हालात हालात सख्ती पे बेहतर आ थे। रहे, और थोड़ी सी सख्ती भी शुरू हो रही थी। अगला जो आपको सिनेरियो नज़र आ रहा था, मुआशी सूरत हाल भी जी, कुछ। मैं उसकी भी बात करूंगा और ओवरऑल सारा ही। तो सच्ची बात यह है कि मॉडल मुझे जो लगता है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इट्स अनफॉर्चुनेट समहाउ, लेकिन स्टेट मॉडल ही इस वक्त सहाफ़त का जो है वो कामयाब है, क्योंकि कम अज़ कम आपकी सैलरीज गारंटीड होती हैं, थोड़ी बहुत सहाफ़त भी मौका निकाल के आप पब्लिक कर ही सर्विस लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जो है। हाँ, तो उसमें थोड़ी बहुत मौका निकाल के आप सहाफ़त भी कर सकते हैं। बाकी तो मुश्किलात हैं बहुत, आपको पता है कि एजेंडे हैं प्राइवेट उसके हर जगह के ऊपर, तो मुश्किल हो जाता है। तो वो जो आप करना चाह रहे होते हैं, जब वो आप नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप क्या तो कर रहे क्या हैं अपने फ़र्क मुल्क में। महसूस किया पाकिस्तान में जो आपने वक्त गुजारा और अब आप तुर्की में हैं, तो मुआशी एतबार से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी सोच में, थिंकिंग में, काम में? मतीउल्लाह जान साहब, बात ये कि रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं ब्रेन ड्रेन के हवाले से।
तो मैंने अगर वो फ़र्क आपको बता दिया, जो फ़र्क की आप बात कर रहे हैं, नहीं, अभी जैसे भी कुछ ब्रेन पाकिस्तान में मैं है, यही कहने लगा सारे ना, वो ड्रेन नहीं मैं हो गए। यही कहने लगा हूँ कि वो जिस फ़र्क की आप बात कर रहे हैं वो मैंने बताया, तो मुझे खदशा है कि वो भी जो है ना उसी राह पे चल पड़ेंगे। अच्छा। तो मैं इसका मौजब नहीं बनना चाहता हूँ, काफ़ी फ़र्क है। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है कि अपनी फैमिली को साथ लेके अपने मुल्क से जाना, और फिर ऑब्वियसली आपकी मेन फैमिली तो यहाँ पाकिस्तान में ही है, तो कितना मुश्किल होता है अपनी फैमिली से हट के। वालदा हैं, वालिद हैं, बहन भाई हैं। देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो किस तरह से उनकी सोशल लाइफ कैसी है, वो क्या। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल आम पाकिस्तानियों ही की तरह जो बैरून मुल्क कुछ वजूहत की बिना पर रहते तो हैं, लेकिन उनके दिल अपनों के साथ धड़कते हैं। और ऑनेस्टली मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस ईद पे यहाँ पे हूँ, और काफ़ी अरसे के बाद आना हुआ है। और बैरून मुल्क जो आपकी ईद होती है, वैसे भी जब बंदा बड़ा होता जाता है तो ईद ज़रा उस तरह की नहीं रहती बचपन वाली, लेकिन वहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल तो होती है। मुआशी एतबार से आप समझते हैं आपके फैसला दुरुस्त था जो आपने? 100% दुरुस्त। 100% दुरुस्त था। जी इफ्तिखार गिलानी साहब, आपसे ही हम हल्के फुल्के अंदाज में ही आगाज़ करेंगे। आपने भी तो भारत में काफ़ी अरसा सहाफ़त की मुल्क में, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? आप समझते हैं कि आज आपकी ज़िंदगी बेहतर है उस ज़िंदगी से जो आपने सहाफ़त के आगाज़ में जो आपकी गुजर रही थी? जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना कुछ मैं समझ पाया हूँ तो मैं ज़रा स्टार्ट करता। आपने एक तरफ शकूर साहब को लिया है, एक तरफ से मुझे लिया है। एक तरफ शकूर साहब जो है पाकिस्तान के पार्ट ऑफ कश्मीर से हैं, और मेरा जन्म जो है इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर से हो, कश्मीर कश्मीर से है। और फिर यहाँ तुर्की में, ये इस्तंबुल में है, और मैं अनकरा में हूँ। जिस जी तरह वहाँ इंडिया में जैसे दिल्ली और बॉम्बे का जो कंपटीशन होता है, या पाकिस्तान में आपके शायद लाहौर और कराची का मामला है, जी इसी जी। तरह से इसी तरह से अनकरा और इस्तंबुल का भी मामला वैसा ही है। ये और दो यहाँ पे इन दो कश्मीर के दरमियान कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। के साथ, और दोनों दोनों में जो अनकरा में रहता है वो इस्तंबुल में नहीं रहना चाहता है, जो इस्तंबुल में रहा वो कभी अनकरा में नहीं रहना चाहता है। ये बिल्कुल हमारे साथ वहाँ दिल्ली और बम्बई वाला मसला मसला होता था। जब मुझे इंडियन पार्लियामेंट में जब सचिन तेंदुलकर या रेखा जब आई थी एज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने दिल्ली में मकान ही नहीं लिया था, बल्कि वो शाम को पार्लियामेंट की कार्रवाई खत्म होने के बाद बम्बई वापस चले जाते थे, फिर सुबह वहां से वापस आ जाते थे। तो तो मुझे ये शकूर बताइए साहब कि को इंडिया से मेरी बाहर अब आप कितने अरसे से अपने मुल्क से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, और ईद कैसे मना रहे हैं आप? यहाँ पर जो है, हमारे यहाँ तो ईद आपके से एक दिन पहले ही थी। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि घर से दूर, चाहे जाहिर सी बात है, उस तरह का जो जो दिल्ली में जो हम मनाते थे ईद, उस तरह का जो माहौल तो नहीं है दिल्ली में। जो हमारी घर की ईद जो है वो तकरीबन पूरी सहाफती बरादरी में जो है बड़े लोग जो है वेट करते रहते थे हमारे घर पर लंच के लिए, ईद के लंच के लिए। और काफी जो हमारे ऑफिस के लोग भी, ऑफिस से बाहर भी। और फिर उसके बाद जो है, मैं जब डीएनए में काम करता था तो वहां पर हम ईद के बाद जो ईद के दूसरे दिन फिर ऑफिस में मनाते थे ईद। हम तो घर से पूरा खाना ले जाते थे, फिर वहाँ मार्केटिंग वाले, एडवर्टाइजिंग वगैरह वाले, वो सब लोग जो है ईद के रोज हमें याद करते रहते हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कहीं पर है, कोई कहाँ कहाँ पर है, वहां से फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि हमें वो ईद का लंच याद आता है। जाहिर सी बात है, हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, वहां पर एक डाइवर्स सोसाइटी में वहां पर इंडिया में रहते हैं, या दिल्ली में, तो वहां पर जो है इसके बड़े मायने हैं। हो सकता है शायद वो चीज जो है उस शख्स को शायद इस तरह का, मतलब वो इसका इदराक नहीं कर सकता है, जो कि बिल्कुल एक यूनिपोलर प्लूरल सोसाइटी में है, जैसे आप पाकिस्तान में हैं या जैसे यहाँ पर तुर्की में तो है। गिलानी साहब, तो आपको क्या लगता है कि जो ईद के त्यौहार है, उस रोज़ तो एक मुल्क के अंदर जब भी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो मुख्तलिफ मसालिक के लोग, मज़ाहिब के लोग, वो मिल के आम तौर पे त्यौहार मनाते हैं। तो आपको क्या मुख्तलिफ लग रहा है आपकी बार? आप समझते हैं कि ईद के त्यौहार पे आपके जो मुल्क है इंडिया, वहाँ पे इसी तरह सब खुशियाँ बांटते हैं, या कुछ हालात अब कुछ बदल रहे हैं? नहीं, हम जब तक मैं हम ईद का जो है एक फेस्टिवल होता था हमारे जो दिल्ली में हम मनाते थे घर पर। मैंने वैसे जो है, जब मैं तकरीबन 90s, अर्ली 90s में ही दिल्ली आया था। मैंने ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज सोपोर से
की थी, और बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर का एक सबसे बड़ा टाउन है। और उसके बाद बिल्कुल श्रीनगर भी मैंने नहीं देखा, मैं सीधा दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली में मैंने फिर पीजी किया था, और उसके बाद फिर काम वहीं से स्टार्ट दिल्ली में ही फिर काम किया। इस बीच में मैंने सिर्फ एक ईद शायद मेरे ख्याल में इन पूरे 90s के बाद जो है कश्मीर में मनाई हो, बाकी सभी या दो शायद ईदें एक मनाई पड़ी पड़ी थी मुझे। बाकी सब ईदें जो है मैंने दिल्ली में ही मनाई हैं। और दिल्ली में मैंने जैसे कहा कि हम जो ईद का जो लंच हम घर पर बनाते थे, तो वो बहुत सारे मेरे अपने कुलीग्स हैं, और बाहर भी जो लोग हैं जो बाकी मेरे साथ जिन्होंने काम किया हुआ है, या बाकी जो जानने पहचानने वाले जो हिंद मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, सही। जो मुसलमान मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे घर पर आते थे। और मैंने कहा अभी भी वो याद करते रहते हैं, एक वो हमारा ईद का फेस्टिवल याद करते रहते हैं। तो सही। इस तरह से जो है ना, एक वहां पर एक इस ईद की वजह से एक तरह से एक मैसेज भी चला जाता था। और जाहिर सी बात है, एक सोसाइटी में जो है आप एक दूसरे को आप जानने भी कोशिश करते थे इन फेस्टिवल्स के थ्रू। लिहाजा ये फेस्टिवल्स का एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, एक डाइवर्स सोसाइटी में जो इनका एक बहुत बड़ा रोल है एक दूसरे को जानने का। बिल्कुल और सही। ये जो है काफी हद तक जो है पूरा होता था वहाँ ईद की वजह से। मैंने चले। जब कहा कि हम एक तो घर पर जो है हमारे घर पर तो पूरा एक तांता बंधा होता था ईद के रोज, और इसके बाद जो है हम एक बाजाब्ता जो एक लंच जो है हम वहाँ ठीक। पर ऑफिस में भी करते थे, और ऑफिस ठीक। में भी जो बाकी इफ्तिखार खान डिपार्टमेंट्स साहब, के एक लोग थे वो भी एक आते छोटी थे, सी हम ब्रेक लेंगे, इंफॉर्मेशन करते थे। और जी ब्रेक के बाद शकूर साहब से पूछेंगे कि ईद के दिन एग्जैक्टली इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या एक सहाफ़ी ईद के दिन भी ख़बर की तलाश में रहता है, और अगर कुछ ख़बर मिल जाए उसे तो क्या वो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद कैसे गुजारी जाती है सहाफ़ियों की ज़िंदगी में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शकूर साहब, पाकिस्तान में तो आपने बहुत ईदें मनाई होंगी, मगर अब जबकि आप तुर्की में बेस्ड हैं तो वहाँ पे आपने कुछ ईदें तो वहाँ पे भी मनाई हैं। तो वहाँ पे किस तरह एक सहाफ़ी ईद मनाता है? एक तो छुट्टी करता है, और बैन-अवी मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या वो छुट्टी देती हैं, और फिर उसका क्या सिस्टम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ईद ख़ास कर है, ईद कुर्बान, इसके हवाले से मैं कुछ दिलचस्प चीज़ें, आपने जैसे शुरू में जो खुतबा इरशाद फरमाया था इंट्रो के नाम पर, उसमें आपने कुर्बानी की एक बड़ी फसाहत और बलागत के साथ उसको एक्सप्लेन किया था। उस तो पर तुर्की में कैसे मैं वही यही मैं आपको बताने लगा हूँ। और ये बड़ी दिलचस्प बात है शायद आपके व्यूअर्स के लिए भी कि मैंने कोशिश की वहाँ 2 मरतबा कुर्बानी करने की ज़ाती तौर पे। थोड़ा सा हमारे एतबार से चैलेंजिंग था वो मरहला। यहाँ पे तो आपको पता है कि जब हम जानवर लेकर आते हैं तो वो एक पूरा सिलसिला होता है, फिर उसको कसाई के साथ आपकी सेटिंग हुई होती है, वो आ जाता है और आपके कुर्बानी शुरबानी पाए कलेजिश के जी दीगर मामलात। वहाँ पे ये है कि एक मखसूस इलाके के अंदर मंडी लगाई जाती है। उस मंडी के अंदर आप अब जब मालियत तय कर लेते हैं, जी इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ, और तुर्की के अक्सर इलाकों में, अंकरा में भी आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। आप जाएंगे और वहाँ पे आप जब जानवर की कीमत का तयन कर लेंगे, उसके बाद ख़रीदने के बाद वहीं पे आप करीब ही उनके हवाले कर देंगे। उसके ऊपर एक नंबर लग जाएगा कि आप कल सुबह आप तशरीफ़ लाइएगा। तो जब आप जुमे की खुद ईद की नमाज़ पढ़ के जब आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि वो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में कसाई जो है वो काम कर रहे होते हैं अपना। बड़े जानवर को मशीनों के ज़रिए उसको उसके कुछ हिस्से, लेकिन होते वो बड़े हिस्से ही हैं, वो आपको ख़ुद छोटे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे बकरा दिया है तो वो ये करेंगे कि फ़ौरी तौर पे उसको ज़िबा करेंगे। खाल उतारने का कोई उस तरह का, जैसे यहाँ एक बड़ी एक नफासत के साथ और उसको प्रिजर्व करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ी जल्दी से खाल उतारी जाती है जानवर की, कहीं से कट लग रहा है, कुछ हो रहा है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो करेंगे ये कि आप लेकिन आपके सामने ज़िबा करें। जी 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 जी। और उसके बाद ये होता है कि उसमें वो 4 पीसेस, उस पूरे बकरे के 4 पीस करके आपको कहते हैं उठा लें इसको अब आप। ठीक है। तो अब वो बंदा कहाँ लेके जाए? यहाँ पर तो फिर भी लोगों ने घरों में कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। तो मुझे 1-2 दफ़ा करने के बाद ये लगा कि ये कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं है, तो मैं फिर ज़्यादातर पाकिस्तान पैसे भिजवा देता था कि आप वहाँ पे कर लें। तो एक उस चीज़ को भी बंदा मिस करता है। वहाँ पे गोश्त भी तकसीम किया जाता है इस तरह गुरबा में, और उसका ये क्या सिस्टम? यही मैं इसी तरफ आने लगा था कि सबसे जो मुझे वहाँ की बेहतरीन बात लगी, एक तो सच्ची बात है कि सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा उनका, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रीज़ है, लेकिन उसके बाद जो शहर की हालत बनती है लाइशों के हिसाब से और सारी, ऐसी कोई चीज़ वहाँ देखने में नहीं आती। तो उसको अगर उसको मेरे ख्याल उस मॉडल को यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको
थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे उसको भी यहाँ इम्प्लीमेंट किसी हद तक किया जा सकता है। गोश्त की तकसीम के हवाले से बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके यहाँ पर भी आपने देखा होगा ईद पे बहुत बड़ी यहाँ पे तकसीम करते हैं टर्किश जो लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो ममालिक जिनमें लोगों की क़ुव्वत इस्तात नहीं है या क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, इस्तात नहीं रखते, उनके लिए वो भिजवाते हैं और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से। और ज़्यादातर लोग ऐसी ही कुर्बानी करते हैं कि जहाँ पे वो पैसे दे देते हैं, उनके नाम पे कुर्बानी होती है और फिर वो जो गोश्त होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मुल्क के अंदर भी किया जाता है। मुल्क के अंदर कम किया जाता है इसलिए कि वहाँ पर मखसूस जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं या इस किस्म के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो पूरी दुनिया में उनका गोश्त जो है ना भिजवाया जाता है, पूरी दुनिया में पहुँचाया जाता है। इफ्तिखार गिलानी साहब, आपका क्या तजर्बा रहा है? भारत में बड़ी ईद कैसे मनाई जाती है? मुसलमानों के लिए कितनी आसानी या मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर बड़े जानवर की कुर्बानी? आमतौर पर वहाँ शहरों में ख़ास तौर पर जो है बड़े जानवर की कुर्बानी कम ही होती है। वहाँ दिल्ली में जो है, जब मैं ये पिछले 20-30 सालों से जो है मैं देखा, वहाँ ज़्यादातर बकरों की कुर्बानी होती है। और जब हम कुर्बानी करते थे, हम या तो बकरा उसी दिन ले आते थे या तो फिर अगर कुछ दिन पहले लेकर रखते थे तो फिर वहाँ पर जो कोई मस्जिद का अहाता है वगैरह है तो वहाँ पर उनके हवाले करते थे उसको। और फिर वहाँ पर डेजिग्नेटेड प्लेसेस रहती हैं जहाँ पर उनको कुर्बान किया जाता है। कहीं पर गली या वगैरह मोहल्ले में या अपने घर पर आप कुर्बान नहीं करते हैं तो वहाँ डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती हैं और डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही कुर्बानी होती है। और ये गांव देहातों वगैरह में जो है भैंस वगैरह की कुर्बानी होती है, लेकिन गाय की कुर्बानी जो है वो वैसे बहुत पहले से ही नहीं होती थी, लेकिन अब 2014 के बाद उसमें बहुत ही ज्यादा सख्ती आ गई है। जो देहातों में या आउटस्कर्ट्स में कहीं पर भी होती थी तो वो भी फिर उसके बाद बंद हो गई, गाय के साथ और गाय की प्रोजनी भी, मतलब बैल भी। ये और इस वक्त जो है अब कश्मीर में जो है मेरे ख्याल में अब तो वो कश्मीर का वो अपना आईन और अपना कानून तो खत्म ही हो गया, रणबीर पेनल कोड। लेकिन रणबीर पेनल कोड जो 2019 तक था उसके मुताबिक जो है गाय का गोश्त किसी के पास पाया जाए या खबर मिले कि ने गाय ज़बह की है तो उसकी 10 साल की सजा थी। अच्छा गिलानी साहब, मेरे लाइलमी को आप दरगुजर कीजिएगा, ये बताइए कि बैल की कुर्बानी पे भी उसी तरह एतराज है या बैल पे नहीं? हाँ, काउ एंड काउ प्रोजिनी जो कानून जो है उसमें लिखा होता है काउ एंड काउ प्रोजिनी, मतलब बैल की कुर्बानी भी नहीं हो सकती है। मतलब बैल भी एक मुकद्दस जानवर है और गाय के साथ। तो फिर ये जानवर जो हैं ये अपनी कुदरती जिंदगी पूरी करते हैं, क्या होता है फिर आखिर में? अब तो मतलब वहां पर ये होता था, अब तो इससे जो है ना पूरी इकोनॉमी चरमरा गई है। मैं भी कुछ दिन पहले ही शेतकारी संगठन है महाराष्ट्र की, जो किसानों की जो अंजुमन है का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर किसानों की जो पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये अब और उन्होंने ये भी खतरा जाहिर किया था कि अगले 10 सालों में 20 सालों में अब गाय और ये बैल इनकी शायद नस्ल ही खत्म हो जाएगी, जिनको ये उनको रखना ही नहीं चाहता है। अब पहले तो गाय जो है, गाय की जो प्रोडक्टिव एज है वो तकरीबन 5 साल या 7 साल होती है, लेकिन उसको जीना उसको तकरीबन 20 साल होता है, मतलब 15 साल। तो उसके बाद होता क्या है? क्या इनको दफना दिया जाता है क्या? उनको तो बिल्कुल, अब कोई किसान है वो कहाँ से चारा लाएगा उनके लिए? वो तो बस उनको बाहर छोड़ देता है और बाहर छोड़ के जो है वो आवारा घूमती रहती हैं किसी के खेत में। मुझे याद है कि हमारे एक फोटोग्राफर थे, वो अपने गांव गए हुए थे। वो गांव थे बिहार और यूपी के बॉर्डर पर उनका गांव था। तो वहां से वापस आने के बाद एक दिलचस्प वाक़ सुना रहे थे वो, कि उनके गांव में अब रातों को जो है पहरे होते हैं, रातों को लोग बारी बारी पहरे देते हैं, क्योंकि दूसरे गाँव के लोग आकर जानवर उनके गाँव में छोड़ देते हैं। ठीक। तो वो अब तकरीबन हर गांव का मसला हो चुका है अब। लेकिन ये अब पता है किस हद तक, अब कहाँ तक, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा मसला है। और ये मसला जो है अब अगर अभी तो ये शहरों में सरफेस तो नहीं है हो रहा है, लेकिन गांव देहातों में बड़ा सरफेस। अभी मैं बताता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हुए थे पिछले साल, उसमें ये आवारा जानवरों का एक बहुत बड़ा इशू था। और वहां पर कई वोट मांगने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए वगैरह जाते थे, उनको पहले लोग पूछते थे कि इन आवारा जानवरों को क्या करेंगे। तो काफी जगहों पर जो है उनके लिए अब वो बनाए गए हैं, एक शेल्टर्स बनाए गए हैं, शेल्टर्स उनको रखा जाता है। और लेकिन उस पर भी जो खासी रकम खर्च होती है हुकूमत की उस शेल्टर्स को के लिए। बिल्कुल। तो शकूर साहब, अब भारत की जो भी इस वक्त मजहबी हम आंगी की सूरत हाल है, उसमें तो बड़ी
तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की वजह से उसमें तनज़ली का शिकार है। तो क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान के अंदर तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है और मजहबी त्यौहार यहाँ पे भी मनाए जाते हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप भारत और पाकिस्तान को जहाँ तक मजहबी त्यौहारों का ताल्लुक़ है? दोनों ममालिक में कोई कंपैरिजन है आपके ख्याल में? मतीउल्लाह जान साहब, बस एक तो बात आपने अक्सर सुनी होगी, एक उनकी गाय मुकद्दस है और एक हमारी मुकद्दस गाय है, और हमारी एक नहीं हमारी कई मुकद्दस गायें हैं। तो अनफॉर्चुनेट है। बाकी अब देखें, जो इफ्तार साहब ने शुरू में कहा था, उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भी एक कश्मीर के पार्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक से वो रखते हैं। मसाइल हैं इधर भी, लेकिन सूरत हाल ओवरऑल बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ काफ़ी आप कह लें कि मुझे लगता है कि आपके सामने मुझे कभी इस वजह से शायद ये जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी कि मैं कश्मीरी हूँ लेकिन या मुसलमान हूँ। ये तो खैर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन कश्मीरी होने की वजह से भी, बल्कि आप देख लें टॉप टू बॉटम हर जगह पे हम लोग छाए हुए हैं तकरीबन। दूसरी तरफ सूरत हाल मुख्तलिफ है और अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार साहब ने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको पता ही है कि इन्हें भी एक इंतहाई इमरजेंसी की गाय के अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर है। जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 185वें नंबर पे है, जबकि इंडिया 161 नंबर 10 दर्जे नीचे है जी। हाँ, कोई जगह मुझे भी बड़ी इम्प्रूव किया है और हमारा मुकाबला ही माशाल्लाह से इंडिया से ही है और बाकी दुनिया के मुकाबले जो हैं हमारे, ये एक हमारा हुकूमत जो है वो क्रेडिट ले सकती है कि हमने उन्हें 10 दर्जे जो है ना मात दी है भारत को। बाकी को कोई परवाह तो नहीं। बाकी देखें वो भी हम हो जाएगा IMF से मायदा, तो मामला आगे बढ़ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं गिलानी साहब की तरफ वापस जाना चाहूँगा। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से बात हो रही है और हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में टेलीविज़न मीडिया और जो अखबारात हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है? क्या कोई सरकार का इदारा है? जैसे कि पाकिस्तान में पैमरा का इदारा 2002 में बना था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में दो सीनियर जर्नलिस्ट दोनों ही तुर्की में बेस्ड हैं और पाकिस्तान में शकूर ताहिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और इंडिया से मैं इस पे एतराज़ करूंगा। आपका शकूर ताहिर साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं। ये होता है कि हमारे उस्ताद के ऊपर अगर कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा खा लें या चावल तो उसके बाद आप, ये बात तो सही है, उसके बाद फिर समझ नहीं आती। उन्होंने पाकिस्तान जाकर नाम तब्दील किया हो। बहुत शुक्रिया, आपने ये तवज्जो दिलाई है हमारे सीनियर पहले मैं चले शकूर से बात कर लेते हैं कि तुर्की के हवाले से कि वहाँ पे मीडिया की रेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है, कोई फोरम्स हैं, कोई सेल्फ रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है वहाँ पे, बॉडी कैसे रेगुलेट करती है मीडिया को? और जो आमतौर पर इल्ज़ाम तराशी के जो रुझानात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पर किस किस्म के कानूनी फोरम ऐसे मौजूद हैं? मतीउल्लाह जान साहब, बात यह कि इस हवाले से डेफिनेटली वहाँ पे इदारे मौजूद हैं प्रेस की रेगुलेशन के, और काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और वही उनको जो है वो देखते हैं और मुख्तलिफ हवालों से जो कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं उसका सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्शन जी काफ़ी अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। डेफेमेशन और किसी के बारे में आप वैसे पोस्ट डालना या ट्वीट्स करना, काफ़ी वहाँ पे मसाइल हैं। इस मामले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंडेक्स बहुत हाई है, बहुत हाई है। जी गिलानी साहब, तो आप क्या कहेंगे इंडिया के अंदर, जो कि हम रवायती तौर पे जब अदालतों में फ़ैसले भी देने होते हैं तो इंडिया की अदालतों के फ़ैसलों का हवाला देते हैं, तो इंडिया में मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है? टेलीविज़न मीडिया, अखबारात और अब सोशल मीडिया, क्या कौन से फोरम हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं? देखिए, वहाँ एक्चुअली जो ना प्रेस प्रिंट मीडिया के लिए तो वहाँ पर एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो है बहुत दिनों से जो है मसले चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए। तब उनको जो है कई दिन पहले गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंप्लेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको BCCI कहते हैं। वो उन्होंने बनाई, उसकी एक जस्टिस विक्रमजीत सिंह है, सेन है जो इस वक्त जो उसको हेड करते हैं इस वक्त। तो अगर किसी को कोई कंप्लेन हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ तो वहाँ पर उसमें वो जाता है और वहाँ पर जो है बाज़ाब्ता कोर्ट की तरह ही हियरिंग्स वगैरह होती हैं उसकी,
लेकिन उसमें कोई वो चैनल के ऊपर या तो जुर्माना होता है या चैनल को माफी मांगनी होती है या कुछ इस तरह के, चूंकि ये कोई क्रिमिनल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, किसी को जेल नहीं भेज सकती है। तो ये तो आप थोड़ा लेकिन सा एक इस दफ़ा फिर दोहरा दें, जो प्रेस काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, लॉ के तहत। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ प्रिंट मीडिया को देखती है। जी, और उसके अंदर क्या मीडिया के ही लोग होते हैं या कोई और लोग तो होते नहीं, उसमें उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उसको हेड करते हैं, और बाकायदा वो कोर्ट है, उसमें उसमें जो है कोई सीनियर जज जो है उसकी सेक्रेटरी होती हैं, और उसमें मीडिया के भी नुमाइंदे होते हैं। हैं? मीडिया अच्छा। के जब जो प्रेस एसोसिएशन है या वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदे होते हैं यहाँ पर, 3-4 और जो यूनियंस के। टीवी चैनल्स को बॉडी रेगुलेट करती है उसमें कोई ये सिर्फ सरकारी प्रिंट लोग मीडिया होते को हैं? रेगुलेट ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करती है, जी, और तो काफी टीवी। आवाजें वहां उठती हैं वहां पर कि इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को और मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम देकर इसको जो है एक्ट में तरमीम करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसके अंदर लाया जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको खासा रेजिस्ट किया वहां पर, और उन्होंने जो है अपनी एक जो है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी एक काउंसिल बना दी सेल्फ वहां। रेगुलेटरी। हाँ, सेल्फ और रेगुलेटरी उसके काउंसिल अंदर है। टीवी चैनल के अपने लोग होते हैं जो। हाँ, उसमें टीवी चैनल्स, उसमें भी जो है इस वक्त एक जज हैं, साबिक जज हैं, वो उसको हेड करते हैं। और कुछ उसमें भी जो कुछ और भी उन्होंने जो है कुछ जज उसमें रखे हुए हैं, और उसमें टीवी के अपने मेंबर्स भी हैं उसमें, मगर टीवी ये के अपने। लाइसेंस को मुअत्तल करने, सस्पेंड करने का हाँ अख्तियार। वो हाँ, अब चूंकि वो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो लाइसेंस वगैरह का वो देखती हैं। और इसमें जो लास्ट पुनिटिव एक्शन जो उन्होंने लिया था वो 2016 में लिया लिया था, एक पुनिटिव एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने जो खुद लिया था। वो क्या वो था? था कि पठानकोट का जब हमला हुआ था उस वक्त एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन कर दिया था। अच्छा, क्या वजह बनी? वो उसकी वजह ये हुई थी कि उनका इल्ज़ाम ये था कि एनडीटीवी ने उस वक्त जो है अंदर उस कैंप के अंदर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लाइव दे रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर मिलिटेंट थे या जो भी थे अंदर, वहाँ पर उनको फायदा पहुंचा था उस रिपोर्टिंग से, और कुछ डिस्क्लोज कर रहे थे। तो उसकी वजह से जो है एनडीटीवी का जो हिंदी का चैनल है उसको एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। ये जो खास पॉजिटिव एक्शन जो हुआ था। लेकिन जो इसकी जो मैंने आपको कहा, जो उनका सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, अभी तक उसी में कंप्लेंट्स जाती हैं, और वो अभी भी कुछ हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़े वजह है ये कि मुझे याद है कि चंद साल पहले जो है एक पाकिस्तानी एक खातून थी यूके में, तो इंडिया टीवी ने उनका कोई इंटरव्यू किया था और उसको ठीक। डिस्टॉर्ट करके उसको चलाया था। तो चलें, उसके ठीक। बाद वो ठीक। चली गई थी कंप्लेंट काउंसिल में। तो लेकिन वहां पर एनडीटीवी ने उसकी जजमेंट और उनके उनके हक में फैसला दिया गया था, लेकिन इंडिया टीवी ने उनका फैसला मानने से इनकार कर दिया था, और वो जुर्माना कुछ उनको हुआ था या माफी मांगने की ठीक है। बात हुई। बहरहाल रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाकिस्तान में तो एक सरकार का इदारा है, टीवी चैनल्स का नोटिस जारी होते हैं, जुर्माने होते हैं, लाइसेंस सस्पेंड होते हैं, और वो सेकंडों में सब कुछ हो जाता है। आखिर में जैसे कि हम जानते हैं कि आखिर सहाफ़ी भी इंसान होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इंसानों की अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद भी होती है। तो शकूर साहब, बतौर एक सहाफ़ी सियासतदानों में आपका कौन सा पसंदीदा सियासतदान है? मतीउल्लाह जान साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल आप फिर भी कोई एक आध तो होगा प्रायोरिटी वाइज, पहले नंबर दूसरे नंबर पे। ये कैसा सवाल? अच्छा चलें, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप भी तो साफी हैं। पहले मैंने पूछा। नहीं, ये देखें ना, ये पहले फिर आप हम इफ्तिखार गिलानी साहब से पूछ हाँ, लेते उनसे हैं। पूछ लें। जी इफ्तिखार गिलानी साहब, कितना आसान है किसी सहाफ़ी के लिए ये बताना कि उसका पसंदीदा सियासतदान कौन है? ये बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर मैं इंडिया की हद तक अगर मैं इसको रखूं, या इंडिया की हद तक जो मेरे जो इंटरेक्शंस रहे हैं सियासतदानों के साथ, तो मुझे लगता है कि जो 2000, लेकिन उसमें भी कंपार्टमेंटलाइज में करता हूँ, मैं सिर्फ ये करता हूँ 2004 से 2008 तक का मनमोहन सिंह, उसके मनमोहन बाद सिंह। का नहीं। पोस्ट 2008 का मनमोहन सिंह डिफरेंट मनमोहन सिंह था। अच्छा। लेकिन 2004 से 2008 का मनमोहन सिंह जो है वाकई उस वक्त जो है इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक गोल्डन पीरियड में कह सकता हूँ। इंडिया की सोशल सिक्योरिटी के लॉज जो आए उसी दौरान, राइट इंफॉर्मेशन एक्ट उसी दौरान आया, जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो उस दौरान आया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया।
लेकिन बाद में जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए वो। लेकिन जो वो पीरियड था, मुझे लगता है कि वो जो पीरियड मैंने इंडिया की पॉलिटिक्स का कवर किया है, खासा गोल्डन पीरियड था एक तरह से। चले, तो हमारा भी कोई गोल्डन पीरियड नहीं रहा शकूर साहब? बस हमारा गोल्डन पीरियड ज़्यादा अरसा नहीं रहा, वो चल नहीं सका। कौन सा गोल्डन सारे ही गोल्डन थे जो अच्छा, जितने रहे। ज़्यादा नहीं चलते थे। ये जिसे कहते हैं ना कि अदवाने के बारे में मिसाल देते होते हैं कि जो और यही काटे हैं वही पीरियड था लाए। जब पाकिस्तान के साथ जो है अमन मसाई भी चल रही थी। हम्म। इस तरह तो इधर भी कोई था ही ना जो अमन मसाइल चला रहा था। और यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब थे उस वक्त। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो अक्सर लोग फिर वो डिक्टेटर्स को भी क्रेडिट देते हैं कि उनके दौर में बड़ी जो है इंडस्ट्रियल और दीगर तरक्की हुई है ऑनेस्टली। लेकिन वैसे कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने को के सियासी तौर पे उन पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मगर आईने पाकिस्तान जो दिया ये बहुत बड़ी एक उनका कंट्रीब्यूशन फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो वो 5 उस साल हवाले का से जो अगर अर्सा देखें तो था। कंटिन्यूटी तो है, फिर आप उसमें अगर आप जाएंगे। जी जी। देखिए, पॉलिटिशियन को आप किसी एक शख्स के तौर पर जो है अच्छा या बुरा कह नहीं सकते, उसका अपने अपने पीरियड्स होते हैं। एग्जैक्टली, उसकी जैसे सही मैंने बात कहा है। कि मनमोहन सिंह का एक अपना पीरियड था, उस पीरियड में उसने डिलीवर किया। और उसके बाद देखिए फिर दूसरा इंडिया पाकिस्तान का मैं ओपनली अब फिर कहने लगा, आप मुझे असल में मजबूर कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें चल जाएं जो हम बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस बड़े इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने जो भी किया वो उसको ऑन करते हैं। वो ये नहीं कह सकते किसी ने करवाया या कोई हमारे उस पर था, तो वो थोड़ी डिफरेंट बॉल गेम है उनके लिए। यहाँ पे मसाइल आपको पता है कि थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप अगर मैं अब नाम लेना ज़रूरी तो नहीं समझता, लेकिन क्या करें अब चूँकि आपने थोड़ी सी राह दिखाई है भुट्टो साहब का नाम लेके, तो अगर आप कंटिन्यूटी के अंदर देखें तो जो अगर वो कोई बड़ी कामयाबी की बात थी, जो मेरी पर्सनल ख्याल में तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन चलें, जो ब्लास्ट हुए आपके न्यूक्लियर तो नवाज शरीफ के दौर में हुए, कुछ जो मोटरवेज या कुछ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आज शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आपको बहुत से जो अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, जिनमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता है, जिनमें बेसिकली आपकी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो तो फिर नवाज शरीफ। चलें जी, नाजरीन को हमने कोशिश की सहाफ़ी का वो रुख दिखाने की कि जो रुख सिर्फ ईद के दिन ही आप देख सकते हैं, जब सहाफ़ी भी आम लोगों की तरह बहुत रिलैक्स होते हैं। और हमारी ये कोशिश थी कि आज ईद के दिन सहाफ़ी की ज़िंदगी के उन पहलुओं को भी आपके सामने लाएं, क्योंकि बाकी साल तो फिर जो सहाफ़ी स्क्रीन पे आता है वो वैसा नहीं होता जो शायद ईद के दिन दिखता है। इफ्तिखार गिलानी साहब और शकूर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को सहाफ़ी प्रोग्राम की तरफ से और नियो टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।